हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ANTS PT4। मेरा नाम है अवनीश वर्मा। आज हम देखेंगे जूलॉजी पेपर का डिस्कशन। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द QRS कॉम्प्लेक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ECG। यहाँ पर ECG की बात कर रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स। ECG के अंदर जो वेव बनती है PQRST, ये सारी की सारी वेव सिर्फ और सिर्फ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होने के नाते बनती है। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं, ऑप्शन कह रहा है QRS स्टेटमेंट पूछ रहा है हमसे, तो QRS जो होता है वो वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से होता है। इसको डायरेक्टली मार्क करेंगे। 136 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 137 है। स्टेटमेंट कह रहा है द साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज इट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। तो ये स्टेटमेंट 1 अपने आप में करेक्ट है। यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट सही हो रहा है। स्टेटमेंट 2 कहता है द SAN रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एक्सटर्नल न्यूरो सिग्नल। पहली बात तो SAN जो है वो एक प्रकार का ऑटो रेगुलेटेड होता है, सेल्फ एक्साइट हो सकता है, एक्सटर्नल किसी प्रकार की स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। एंड न्यूरो सिग्नल टू इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल बिकॉज इट इज नॉट ऑटो एक्साइटेबल। तो ये दो लाइन जो है ये स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देता है। और इसी तरह मेरा ऑप्शन बनेगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। 137 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है विच वन इज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इसमें से ANF की बात करेंगे। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है वो एक प्रकार का वैसोडाइलेटर है। जब हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है तो वहाँ से वो रिलीज करता है ANF को और ये वैसोडाइलेशन करवाता है। रेनिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन में जो JG सेल्स रिलीज करते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और इसके थ्रू रिस्पॉन्स होता है रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म फिर आता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और इसलिए मेरा ऑप्शन जाएगा 138 का सी। यहाँ हिस्टामीन जो है ऑप्शन में, वो हिस्टामीन भी एक प्रकार का वैसोडाइलेटर होता है। तो यहाँ ANF और हिस्टामीन ये दोनों के दोनों जो है वैसोडाइलेटर है। ये दोनों वैसोडाइलेटर है। मैं लिख देता हूँ, दीज आर द वैसोडाइलेटर। और जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। रेनिन एक हार्मोन है, इसका काम डायलेशन या फिर डायरेक्टली जो है डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन का नहीं करता, बल्कि ये रास मैकेनिज्म करवाता है। उससे एंजियोटेंसिन 2 निकलवाएगा और उसके बाद जाकर ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। तो 138 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है हार्ट द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरैक्सिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट एंड इट हैज अ साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। ये बात स्टेटमेंट 1 अपने आप में ट्रू है। यहाँ सारी बातें सही हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय द थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी AV सेप्टम। एक बार थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर ये डायग्रामेटिक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये है लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये जो हार्ट का ये वाली जो वॉल होती है ये वॉल मस्कुलर होती है, ठीक है। दो एट्रिया के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। ये वाली जो वॉल है ये आपकी मस्कुलर है, इसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में है उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो थिक होगा और मस्कुलर होगा। थिक भी है, मसल्स का बना होगा, और वहीं पर जो इंटर एट्रियल सेप्टम है वो पतला है, थिन है और मस्कुलर है। तो मतलब वॉल तो मस्कुलर है लेकिन ऊपर वाली वॉल थिन है, नीचे वाली मोटी है, ठीक। बात करते हैं इनके बीच में ये। अब AV सेप्टम की बात करता हूं। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ आपको मिलता है फाइब्रस लेयर। ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखा दिया ये फाइब्रस लेयर होती है, ये पूरी फाइब्रस होती है। तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करता है वो फाइब्रस होता है और लेफ्ट और राइट चेंबर को जो डिवाइड करता है वो मस्कुलर होता है। अब इस हिसाब से मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है 139 के अंदर, ये क्या जाएगा, दोनों ही सही जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन जाएगा इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। 139 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटिंग सिनेरियो इज देयर अ रिस्क ऑफ एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। RH इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है वो दो लोगों में पेरेंट्स के बीच में होगा। अगर एक मेल और एक फीमेल के बीच में अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो उनकी जो प्रेगनेंसी होती है, जो बच्चे होते हैं, उसमें किसी प्रकार के डिफेक्ट हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, बच्चे को जो है जॉन्डिस हो सकता है और अल्टीमेटली बच्चा जो है मर भी सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। इस प्रोसेस को बोलते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब ये कंडीशन कब होती है वो बता देता हूँ। ये
होती है जब एक फीमेल यानी कि मदर जो है वो RH नेगेटिव हो और जो फादर हो वो RH पॉजिटिव हो, यानी 140 का ऑप्शन सी जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं एक बार एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस थोड़ा सा बताऊं RH इनकम्पैटिबिलिटी कैसे होता है, तो यहाँ पर हो गया फादर, इस तरफ हो गई मदर। तो फादर जो है अगर इन केस RH पॉजिटिव है और मदर जो है अगर RH नेगेटिव है, अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन पे इनकी जो पहली प्रेगनेंसी होती है, अगर मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली प्रेगनेंसी हुई, पहला बच्चा हुआ और वो बच्चा जो होगा वो सपोज कर लो RH पॉजिटिव आ गया, आने के चांसेस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के हैं, 50-50% चांस होंगे। सपोज ये बच्चा पहला वाला जो है RH पॉजिटिव है, तो ये मदर को सेंसिटाइज कर देगा। RH पॉजिटिव एंटीजन जो होगा वो मदर की बॉडी को सेंसिटाइज कर देगा। फिर बच्चे में अब अगर यही मदर सेकंड टाइम प्रेगनेंसी अचीव कर रही है, ये फीमेल अगर सेकंड टाइम प्रेगनेंसी अचीव करेगी और उस दौरान अगर मान लो सेकंड प्रेगनेंसी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी होगी, उसमें फिर से RH का पॉजिटिव जो है, RH पॉजिटिव बच्चा अगर आ जाता है यूट्रस में, जो बच्चा बन रहा है वो RH पॉजिटिव वाला होगा, तो ये जो है एक प्रकार से एंटीजन हो गया। मदर की बॉडी में पहले से जो सेंसिटाइजेशन हुआ था उससे एंटीबॉडी बनेगा। ये एंटीबॉडी मदर के यूट्रस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास जाएगा और RH एंटीजन को किल करेगा। इसी बात को हम बोलते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और ये कंडीशन तब होगी मदर में नेगेटिव हो और फादर में जो है पॉजिटिव हो। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर, तो 140 का ऑप्शन बी जाएगा। RH 140 में RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर, 140 का ऑप्शन बी। चलिए 141 देख लेते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द डायलाइजिंग फ्लूइड यूज्ड इन हीमोडायलिसिस इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट लैक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हीमोडायलिसिस लोग जो करवाते हैं उसमें जो डायलाइजर मशीन होती है जिसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड रखा जाता है, उस फ्लूइड में जो पेशेंट का जो ब्लड होगा उसके प्लाज्मा का एकदम सेम कॉन्सेंट्रेशन मशीन में रखा जाता है, उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। बस उसमें एक चीज नहीं होती और वो होता है यूरिया। यूरिया उसमें नहीं होगा, बाकी वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सारा एक बराबर ही है। तो यहाँ पर 141 का ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला देखते हैं 142। आइडेंटिफाई द करेक्ट, हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है अबाउट जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या क्या होगा, तो थोड़ा सा देखते हैं। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व आर ओपन, हाँ ये बात सही है। दोनों जो एवी वाल्व होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों ओपन होता है और जो ब्लड है वो पैसिवली एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा होता है। 70% ब्लड फिलिंग इसी टाइम पर हो जाती है, इसलिए दोनों वाल्व ओपन होंगे। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज, ये तो होगा ही नहीं। सेमिलुनार वाल्व आर ओपन, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। सेमिलुनार वाल्व जो है वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल जब अब जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल करना स्टार्ट करेगा वैसे ही सेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो उसी के बंद होने से फिर हार्ट की सेकंड साउंड भी आती है, तो इसलिए नहीं होगा। सेमिलुनार वाल्व आर क्लोज्ड, तो ये सही है। तो ए और डी मेरे पास आ रहा है, ऑप्शन बी जाएगा। 142 का करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन 143 देखते हैं। असर्शन कह रहा है द ह्यूमन हार्ट इज डिस्क्राइब्ड एज मायोजेनिक इन नेचर। ह्यूमन हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक शब्द का मतलब है कि वो मसल्स के थ्रू कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, इंट्रिंसिक होता है ये पूरा रेगुलेशन। तो एक हार्ट हमारा मसल्स का बना होता है और उसके अंदर सारे जो नोडल टिश्यू है, SAN, AVN, बंडल ऑफ एज, AV बंडल, परकिंजे फाइबर, ये सारे स्ट्रक्चर्स मसल्स के होते हैं। ये मसल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, नोडल टिश्यू बन जाता है, खुद ही एक्सटर्नल खुद ही जो है इंटरनली स्टिमुलेट होता है, एक्साइट होगा और हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो न्यूरॉन से नहीं मसल से होता है, इसलिए इसको हम मायोजेनिक कहते हैं। असर्शन हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। रीजन कह रहा है द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मीनिंग दे आर ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल सेल कॉल्ड नोडल टिश्यू। वही जैसे मैंने अभी रीजन बताया, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। 143 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। सेंटर फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन इज प्रेजेंट इन। तो हमारा हार्ट बीट का जो रेगुलेशन जो होगा वो अगर एक्सट्रिंसिकली देखा जाए, इंट्रिंसिकली तो उसको हार्ट को कंट्रोल करता है मसल फाइबर, SAN, AVN वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, हमारा हार्ट जो है वो हार्ट बीट को थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है, तो वो मेडुला सेंटर में होगा। मेडुला में हमारे पास होता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर और वहीं पर ये जो है हार्ट बीट को रेगुलेट किया जाएगा। तो 144 का ऑप्शन डी। अच्छा, मेडुला जो होता है उसके अंदर हमारा हार्ट बीट भी रेगुलेट होता है, वो भी सेंटर है, और साथ में ब्रीदिंग सेंटर होता है RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो वो भी वहीं पर होगा। तो मेडुला जो है वो हमारा हार्ट बीट कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और साथ में ब्रीदिंग भी रेगुलेट दोनों ही करता है। ठीक है, तो 144 का ऑप्शन डी जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 145। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। हमसे करेक्ट पूछ रहा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव रिड्यूस्ड हेनलेस लूप। ऐसा नहीं होता, बल्कि जक्स्टामेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हेनले लूप बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है, उसका वासा रेक्टा वेल डेवलप होता है, इंटेंस रीअब्जॉर्प्शन करता है, मैक्सिमम वाटर को कंजर्व करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया। वासा रेक्टा इज वेल डेवलप इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिल्कुल भी नहीं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की लेंथ जो होती है बहुत छोटी होती है, उसका जो हेनलेस लूप है उसकी साइज छोटी होगी, उसमें भी जो वासा रेक्टा होता है वो वासा रेक्टा या तो रिड्यूस होगा या तो होगा ही नहीं। तो ये भी मेरा गलत हो गया। PCT एंड DCT आर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑफ द किडनी। तो PCT और DCT, अगर मैं बात करता हूँ, किडनी के दो रीजन होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स, एक इनर मेडुला। कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है वहां पर मेरे पास मौजूद होगा PCT, DCT, और बाकी जो मेडुला वाला रीजन होता है उसमें आता है कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले। तो PCT एंड DCT आर सिचुएटेड इन द मेडुला ऑफ द किडनी। मेडुला बोल दिया, गलत हो गया, कॉर्टेक्स होता है। डी कह रहा है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप एक्सटेंड एज द DCT। तो ये सही है मेरे पास। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो नेफ्रॉन जो होता है मेरे पास, एक रीनल टिब्यूल की बात करेंगे, ये हो गया PCT, ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये आता है DCT और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो जो इतना रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ये वाला पूरा रीजन आता है कॉर्टेक्स में, ये कॉर्टेक्स में आएगा, और जो नीचे वाला जो रीजन होता है वो पूरा पूरा आता है मेडुला में, ये मेडुला में आता है। ठीक है, तो मेडुला वाला जो रीजन है उसमें ये आएगा, कॉर्टेक्स में ये आएगा, और यहाँ जो हमारे पास ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो आगे एक्सटेंड करके आगे बढ़कर DCT बन जाता है। सिंपल सा ये लाइन कह रहा है। 145 का ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली बाय। अच्छा, पहली हार्ट साउंड जो बनती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे बनती है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो उससे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा, जो ब्लड होगा वो बैकफ्लो करेगा एट्रिया की तरफ जाने के लिए, और उसकी वजह से जो वेल्व होगा एवी वेल्व बंद हो जाएगा। उसके बंद होने से हार्ट की पहली साउंड आती है, तो क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड साउंड कब आती है। सेकंड साउंड तब आता है जब हमारा वेंट्रिकल वापस डायास्टोल करता है, रिलैक्स करता है। उसके रिलैक्स करने की वजह से जो ब्लड होगा, जो ब्लड जा चुका है वो उसके बाद जो है उसमें सेमिलुनर वाल्व के अंदर वो क्लोज करेगा उसको। तो यहाँ पर जो है क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर एंड सेमिलुनर वाल्व, ऑप्शन सी मेरे पास सही बैठेगा। 146 का ऑप्शन सी, इसकी वजह से फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होता है। तो एवी वाल्व से जो है हमारी फर्स्ट साउंड, और सेमिलुनर वाल्व से हमारा जो है सेकंड साउंड आएगा, लब और डब जैसी साउंड बनेगी। क्वेश्चन 147, द एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट। तो जब एट्रिया सिस्टोल करेगा, अच्छा एट्रिया सिस्टोल जब कर रहा होगा तो उसके पहले हो चुका है पिछले साइकिल का ज्वाइंट डायस्टोल। तो जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है इस समय जो ब्लड है वो पैसिवली फिल होता है, एट्रिया चैम्बर से वेंट्रिकल में जाएगा और पैसिवली फिल होगा। पैसिव जब फिल होता है तो 70% यानी कि अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2/3 वॉल्यूम जो है वहीं फिल हो जाता है। ये जो 70% का डेटा है जिसको हम 2/3 बाई वॉल्यूम कह सकते हैं, ये जॉइंट डायस्टोल के दरमियान जो है उस ड्यूरेशन पे भरेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एट्रियल सिस्टोल में, तो एट्रियल सिस्टोल में 30% यानी कि 1/3 बाई वॉल्यूम फिलअप होता है इसमें। तो एट्रियल सिस्टोल का ऑप्शन जाएगा ये 30%, ऑप्शन बी जाएगा। 147 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 148 देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, वैसे मैंने बताया कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स के रीजन में ज्यादातर पाए जाते हैं, मेडुला तक बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, तो उसके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन भी होती है बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है कॉर्टेक्स के रीजन में होगा, वहां पर वासा रेक्टा भी काफी ज्यादा या तो रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम साइज की होगी, या होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट 1 यहाँ पर ट्रू है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इफरेंट आर्टरियोल फॉर्म्स अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल टिब्यूल। ये जो मेरे पास एक PCT है, जैसे बोमस कप है, ये मेरे पास PCT है, ये लूप ऑफ हेनले है, फिर उसके बाद ये हो गया DCT एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। इसमें जो अफरेंट आर्टरियोल आया, कैपिलरी बनाया, इफरेंट आर्टरियोल चला गया। तो जो इफरेंट आर्टरियोल जाएगा वो वापस जाने के बाद यहाँ वापस से कैपिलरी बनाता है, और आप इस कैपिलरी को बोलते हो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जिसका एक पार्ट होता है वासा रेक्टा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल टिब्यूल। ये इफरेंट आर्टेरियोल ही आगे जाकर वासा रेक्टा जैसी चीज और पेरिट्यूबुलर बनाता है। इस हिसाब से मेरे पास ऑप्शन बनेगा 148 का सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। विच स्पेसिफिक वाल्व प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट
फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट आर्टरियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा होगा तो वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो अटेम्प्ट बैक फ्लो करता है एट्रिया की तरफ। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब वेंट्रिकल चैम्बर जो होता है सिस्टोल करे, उससे ब्लड का बैक फ्लो हुआ एट्रिया चैम्बर की तरफ होगा, और उसको प्रिवेंट करने के लिए राइट साइड में हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम होता है मिट्रल वाल्व, और 149 का ऑप्शन डी बन जाएगा। Question 150. During the process of urine formation, where does the majority of selective reabsorption of the essential nutrients such as glucose, amino acid occur? अब क्वेश्चन पहले ही हमसे बोल दिया कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स की हम जो है इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वैसे भी हमारे पास होता है पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो 150 का ऑप्शन बी बनेगा। 151 कह रहा है इन द ह्यूमन हार्ट कंडक्शन सिस्टम द बंडल ऑफ हिज इज बेस्ट डिफाइंड एज। बंडल ऑफ हिज कैसे डिफाइन हो सकता है? पहली बात तो वो पेस मेकर ही नहीं है, तो आगे स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन ए वैसे ही चला गया, पेस मेकर ही नहीं होता वो। स्पेशलाइज्ड मास ऑफ नोडल टिश्यू, ये सही है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एवी नोड से ओरिजिनेट करेगा, and act as the pathway for transmitting electrical impulse from the atria to the ventricle। एट्रिया से वेंट्रिकल तक जो है कंडक्ट करेगा फ्रॉम द एवी नोड से, ये जो है ओरिजिनेट होता है और आगे जाकर डिवाइड हो जाता है परकिंजे फाइबर में। तो ये ऑप्शन बी जो है मुझे सही लग रहा है, 151 का बी। बाकी सी डी देखते हैं। अ नेटवर्क ऑफ फाइन नर्व एंडिंग होगा ही नहीं, मैंने बताया अभी नोडल टिश्यू सारे के सारे मसल्स के होते हैं, तो सारे के सारे मस्कुलर मॉडिफाइड है, मसल फाइबर मॉडिफाई होती है, नर्व एंडिंग नहीं होगी। अब फाइब्रस वाल्व भी नहीं होता है, वाल्व जो होता है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, तो ये ए, सी और डी पूरी तरीके से गलत हो गया, और मेरे पास जो है बेस्ट डिफाइन करेगा ऑप्शन बी, 151 का ऑप्शन बी जाएगा। 152 पूछ रहा है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्ट्रेट, इट इज लाइंड बाय। जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की वजह से होती है, और उसके अंदर मौजूद होता है विलाई एंड माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई, 152 का ऑप्शन डी जाएगा। क्वेश्चन 153 देखते हैं। किडनी ऑफ मैमल आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट द लेवल ऑफ, तो ये किडनी का लेवल पूछ रहा है कहाँ पर होता है। हमारा जो T12 होता है थोरैकिक 12 वर्टिब्रा से लेकर के लंबर 3 तक होगा हमारे पास, तो 153 का सी जाएगा, T12 से L3 तक। 154 परकिंजे फाइबर ऑफ द वर्टिब्रेट हार्ट आर मॉडिफाइड एज, तो परकिंजे फाइबर एक मसल की सेल मॉडिफाई है, नर्व तो होगा ही नहीं, कोई भी नर्व नहीं है इसमें से, 154 का ऑप्शन डी हो गया। 155 देखेंगे। असर्शन कह रहा है द साइनोएट्रियल नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर कह देते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम जो है हार्ट बीट जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, इसलिए रीजन कह रहा है द ऐसा नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट 70 से 75 बीट्स पर मिनट, जो कि सही है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो ये बात भी अपने आप में सही है। 155 का ऑप्शन ए जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of the assertion। 156 की बात करेंगे। The action potential of ventricular side and to the entire ventricular musculature is conducted by, तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वेंट्रिकल के साइड में, वेंट्रिकुलर साइड एंड इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, मतलब वेंट्रिकल साइड में जो एक्शन पोटेंशियल आएगा पूरे मसल्स पे जो फैलेगा वो किसकी वजह से फैलेगा, तो यहाँ पर सवाल है एवीएन, एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज से फैलेगा। 156 से 156 का ऑप्शन ए होगा। ये एवीएन जो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एसएन जो इंपल्स जनरेट करता है उससे दोनों एट्रिया चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो एवीएन जो इंपल्स को आगे पहुंचाएगा, कंडक्ट करेगा, उससे वेंट्रिकल का जो चैम्बर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एवीएन से आगे जाएगा एवी बंडल, फिर उससे आगे ये बंडल ऑफ हिज से फाइबर्स ओरिजिनेट करेंगे परकिंजे फाइबर में, और उसके बाद ये कहानी होगी, तो ऑप्शन ए बनेगा। 157 कह रहा है स्टेटमेंट द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर एंड ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये वाटर के लिए परमिएबिलिटी रखता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है, तो ये अपने आप में करेक्ट हो गया स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, ये गलत हो गया। इट इज नियरली इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, हाँ, तो ये परमिबिलिटी रखता है सॉल्ट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बट परमिएबल टू वाटर नहीं होता, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा मेरे पास स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, 157 ऑप्शन सी।
158 में एल्बुमिन जो है वो किस लिए चाहिए, आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस में हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन जाता है तो ये नहीं होगा। हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, नीडेड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ऑप्शन बी जाएगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो चाहिए। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो वो हीमोग्लोबिन से होगा, तो 158 का ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन 159 देखेंगे, इफ अ पर्सन गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट द ईसीजी अलाउज ईसीजी शोज, तो ईसीजी जो है वो पी वेव होती है, ऐसे पी वेव फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देन टी वेव, तो पी क्यू आर एस टी कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट हो गया मतलब हार्ट की एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, हार्ट अब किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे वेव यानी कि पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव एकदम से फ्लैट हो जाएगा, वेव बनेगी ही नहीं, ऑल ऑफ दीज। 159 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 160 कह रहा है द हाई ऑस्मोलैरिटी इन द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेंटेन्ड बाय NaCl इन यूरिया, किडनी का जो आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है, इनर वाले मेडुला रीजन में बहुत ज्यादा NaCl और यूरिया बाहर आता है रीनल टिब्यूल से, और इसकी वजह से जो इनर मेडुला का जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम होता है, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, हाई ऑस्मोलैरिटी रखता है NaCl और यूरिया की वजह से। ड्यूरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, जब यूरिन को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हाउ इज यूरिया रिसाइकल्ड विद इन द किडनी ट्यूब्यूल, तो यूरिया साइकिल पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। यहाँ पर यूरिया, अब मैं बता देता हूँ, यूरिया जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आता है, डिफ्यूज आउट करता है, वो जाएगा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, फिर वहां से पहुंचेगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास, उसके अंदर वापस से डिफ्यूज इन करेगा, और फिर वो डीसीटी से होता हुआ यूरिया से वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ वापस से बाहर आएगा, ये साइकिल चलती रहेगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूज आउट from the lower part of the collecting duct and re-enter the thin ascending limb of Henle's loop, तो इस तरीके से वो अपने आप को रिसाइकल करेगा। 160 का ऑप्शन सी जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए कह रहा है यूरिया कंप्लीटली मूव आउट ऑफ द पीसीटी एंड एक्यूमुलेट्स इन द रीनल कॉर्टेक्स, तो ऐसा नहीं होता, पूरी तरीके से बाहर नहीं आएगा, पीसीटी में भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। यूरिया इज एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, तो जो डिसेंडिंग लूप होती है उसमें से वाटर बाहर आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यानी कि जो सॉल्ट है, यूरिया है, वो नहीं आएगा, तो वो परमिबिलिटी नहीं रखता। बात करते हैं यूरिया इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द थिक असेंडिंग लिम्ब एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मेडुलरी फ्लूइड, तो ये जो है एब्जॉर्ब थिक असेंडिंग लिम्ब है वहां से नहीं, बल्कि जो थिन वाला सेगमेंट होता है वहां से आता है अंदर, तो ये यहाँ पर ये फिर से गलत हो गया, सी जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूजेस आउट एंड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट एंड रीअब्सॉर्ब एंड री एंटर द थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। 161 देखेंगे, कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्रोटोनेफ्रिडी और फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एस्केलमेंथेस, अच्छा एस्केलमेंथेस के अंदर नहीं होता है, ये होता है हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर फ्लेम सेल्स और ये प्रोटोनेफ्रिडी जैसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, ये स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट आर यूरिकोटेलिक एनिमल, अब ये सारे के सारे एनिमल जो है यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, इसलिए यूरिकोटेलिक एनिमल होगा, सही है स्टेटमेंट अपने आप में। तो ऑप्शन क्या जाएगा, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, यानी कि 161 ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन 162 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, मतलब कि ये हो गया इनकरेक्ट हमसे पूछ रहा है, ठीक है, सवाल हमारा इनकरेक्ट का है। दे हैव किसके लिए, रिगार्डिंग आर्टरीज, तो आर्टरी क्या है, आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमेन कंपेयर टू वेन्स, तो ये अपने आप में ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। देयर ट्यूनिका मीडिया इज थिकर देन दैट ऑफ वेन्स, तो ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो आर्टरी का थोड़ा ज्यादा होता है, वेन का जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो बहुत ही पतला सा होता है। 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, तो जो मीडिया मस्कुलर लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, वो आर्टरीज में बहुत थिक होती है, वेन में पतली होती है, इसीलिए उनका ल्यूमेन भी अलग अलग होता है। वेन का ल्यूमेन ज्यादा ब्रॉड होता है और जो आर्टरी होती है उसका ल्यूमेन काफी नैरो होता है। तो स्टेटमेंट जो बी है वो अपने आप में करेक्ट है। ऑल आर्टरीज आर डिवाइड ऑफ वॉल्स, दे डी कह रहा है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, देखो कोई भी ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रहा है अवे फ्रॉम दी हार्ट, उसको हम हमेशा ही आर्टरी बोल देते हैं, वो चाहे जो भी उसके अंदर ब्लड जैसा भी उससे मतलब नहीं है। अगर हार्ट से ब्लड वेसल्स जा रही है तो आर्टरी है, और हार्ट के अंदर आने वाली जो ब्लड वेसल होता है वो वेन होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी थोड़ा ध्यान से समझना, ऑल आर्टरीज आर डिवाइड ऑफ वेल्व, तो ये जो है ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट है, तो 162 का ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा बता देता हूँ, सारी की सारी आर्टरी में वेल्व एब्सेंट नहीं होता, और एक आर्टरी उसका नाम है आयोटिक आर्टरी, जो हार्ट से निकलने वाली आर्टरी है, मेजर आयोटा, आयोटा की बात कर रहे हैं, मेजर जो आर्टरी है उसका नाम है आयोटा, और आयोटा के पास एक वाल्व होता है उसका नाम है सेमिलुनार आयोटिक वाल्व, तो इसलिए ये जो है एक्सेप्शन है उसका 162 का ऑप्शन सी बनेगा।
163 मैच द फॉलोइंग है और यहाँ पर हमसे अलग अलग जो WBCs हैं उनका परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है फ्रॉम हाई टू लो। एन सबसे ज़्यादा जो है N होता है, फिर L होता है, फिर M होता है, फिर E होता है, फिर B होता है, ठीक है। N L M E B ये सीक्वेंस याद रखेंगे। न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज जो है वो 60 से 65% हो गया। लिम्फोसाइट्स का जो होता है वो 20 से 25%, ठीक है। M की बात करते हैं यानी कि मोनोसाइट जो है वो 6 to 8%, E यानी इओसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल जो होता है वो हमारे पास 0.5 से 1%। तो हाई से लो की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, इओसिनोफिल A का 4 हो गया, ठीक है, A 4 हो गया। B जो मोनोसाइट है B का 3 हो जाएगा, A का 4 B का 3, C का मेरे पास बनेगा, C ऑप्शन का जा रहा है, C का सेकंड हो गया और D का 1 हो गया, तो ऑप्शन C जाएगा। 163 का ऑप्शन C होगा। 164 the maximum amount of electrolyte in water 70 to 80% of the glomerular filtrate are reabsorbed in which part of the nephron। maximum reabsorption जिसमें 100% ग्लूकोज का, 100% अमीनो एसिड्स का, विटामिन सी का और बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। 164 का ऑप्शन सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, सारे वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बट एक्सेप्शन वो वाली ब्लड वेन होगी जो कि लंग्स से निकलने वाली ब्लड वेन है। तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन सीधा सीधा आंसर जाएगा, 165 ऑप्शन ए होगा। हेपेटिक वेन जो है, हेपेटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन, इन सब के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो 165 ऑप्शन ए जाएगा। 166 देखेंगे। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट डैश व्हेन देयर इज फॉल इन डैश एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो जो जेजी सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं अपने पास से रेनिन नाम का जो है हार्मोन, और वो एक रेनिन जो सब्सटेंस है ये RENIN होता है, ये वाला रेनिन जो है वो हार्मोन है, और RENNIN वाला जो है वो एंजाइम है जो इन्फेंट के स्टमक में रिलीज होता है प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए। यहाँ पर जो जेजी सेल्स रिलीज करेंगे वो रेनिन RENIN, और वो तब करते हैं जब सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और ये रास मैकेनिज्म फिर उससे जो है स्टिमुलेट हो जाएगा, तो 166 ऑप्शन बी बनेगा। 167 देखेंगे। असर्शन कह रहा है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो यह असर्शन स्टेटमेंट सही है। रीजन कह रहा है द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट बिटवीन द टू लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड दोज ऑफ द वासा रेक्टा हेल्पिंग टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करते हैं उसकी वजह से हमारा जो यूरिन होता है वो बहुत ही ज्यादा फिल्ट्रेट जो होगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और उससे फिर यूरिन बन जाएगा। ये वाला जो मैकेनिज्म है वो काउंटर करंट की वजह से हो पाता है, और रीजन जो है वो करेक्टली जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो ऑप्शन ए बनेगा। 167 का ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन 168 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, हमसे रॉन्ग पूछ रहा है। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम, ये अपने आप में ट्रू है। हार्ट के पास जो है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। बंडल ऑफ हिज इज अ ट्रैक्ट ऑफ कंडक्टिंग फाइबर दैट कैरीज इंपल्स फ्रॉम आर्टरीज टू वेंट्रिकल। बंडल ऑफ हिज जो है वो इंपल्सेस को कैरी करते हैं एट्रिया चैम्बर से वेंट्रिकल की तरफ जो डायरेक्ट करेगा। अच्छा, एवी जो नोड होता है वो इंपल्सेस को आगे पहुंचाएगा बंडल ऑफ हिज से परकिंजे फाइबर तक, तो ये ठीक है। Impulses generated by SA node stimulate the atria and ventricle to contract simultaneously। अब ये इम्पल्स जो जनरेट होगा, ये ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करता है, उससे सिर्फ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा ना कि वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर के थ्रू। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 यहाँ पर रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 4 कह रहा है ऐसे नोड हैज इनहेरेंट एबिलिटी टू जनरेट नर्व इम्पल्स एट हायर रेट। तो सारी बातें सही है, लेकिन ऐसे नोड किसी प्रकार का नर्व फाइबर नहीं है, तो वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, इसलिए 4 भी मेरे पास रॉन्ग हो गया। 168 का सी ऑप्शन फिट बैठेगा, करेक्ट होगा। 169 देखते हैं। पोडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल फाउंड इन, पोडोसाइट की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये कहाँ पर होता है, जो बोमन्स कप होता है मेरे पास, एक बार बोमन्स कप यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये बोमन्स कप है मेरे पास, ठीक है। इसकी आउटर वाली जो वॉल होती है, आउटर पेराइटल लेयर, और अंदर वाली होती है इनर विसरल लेयर। इनर विसरल लेयर जो होती है उससे जाता हुआ ये अफरेंट आर्टेरियोल आएगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरी बनाएगा और इफरेंट आर्टेरियोल होकर चला जाएगा। ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी होती है इसी के चारों तरफ मौजूद होता है इनर विसरल लेयर, और जो इनर विसरल लेयर है उसमें जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है वो मॉडिफाई करके बन जाता है पोडोसाइट। अब ये जो पोडोसाइट होते हैं ना, ये इनर वाली लेयर में होता है, तो इनर वाला वुमन कैप्सूल। 169 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन 170 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये इंटर एट्रियल सेप्टम की बात कर रहा है, तो फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पर हार्ट का ऐसे चेंबर हो गया, ये मैंने हार्ट बना दिया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास लेफ्ट आर्ट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो पूछ रहा है वो मेरे से इंटर एट्रियल सेप्टम पूछ रहा है। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वो मस्कुलर होता है, ये वाले की बात कर रहा है, ये मस्कुलर लेयर होगी, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है। लेकिन जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और इंटर एट्रियल सेप्टम थिन होता है। तो इस हिसाब से 170 का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अ थिन एंड मस्कुलर वॉल लोकेटेड बिटवीन टू एट्रिया। 170 का ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन 171 फिगर बेस्ड है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और इसमें हमारे पास लेबल कर रखा है पी, क्यू, आर और एस। ये पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या एग्जिट हो रहा है, क्या एंट्री हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है और सिक्रेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमको पता है ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले है ये वाटर को ही जो है अलाउ करता है बाहर आने के लिए। तो पी जो है वो वाटर बनेगा मेरे पास, पी जो है वो वाटर बन रहा है। क्यू की बात करते हैं, क्यू से सॉल्ट बाहर आएगा, NaCl हो गया। आर की बात करते हैं, आर यहाँ से जो है बाहर निकल रहा है, इसका जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो गया बाइकार्बोनेट, तो ये आर मेरे पास जो है बाइकार्बोनेट हो गया। और एस जो है यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर सेक्रेशन की प्रोसेस है वो पोटेशियम के लिए होगा K+ आयन। तो ऑप्शन जो जाएगा 171 का बी जाएगा। ऑप्शन से डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं देखकर, तो 171 का ऑप्शन बी होगा। 172 क्वेश्चंस किडनी के डायमेंशंस के ऊपर है। किडनी, एडल्ट ह्यूमन किडनी का जो है वो हमसे डायमेंशन पूछ रहा है। तो वेट जो है 120 से 170 ग्राम होता है, वो अपने आप में सही है। 190 से 200 ग्राम तो नहीं होगा। यहाँ पर विड्थ की बात करते हैं, विड्थ होता है 5.7 सेंटीमीटर, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर थिकनेस मैं लिख देता हूँ, जो थिकनेस होगी वो होगा 2 से 3 सेंटीमीटर होगा और जो वेट होगा वो 120 से 170 ग्राम होगा। फिलहाल जो ऑप्शन मेरे पास सही सुटेबल जा रहा है वो 172 का सी जा रहा है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 173 देखते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड सपोर्टिंग द बॉडी इम्यून एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस। द फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ सर्कुलेट थ्रू लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फेटिक नोड्स। लिम्फ की बात किया है फिलहाल के लिए, पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लिम्फ का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो जो एक्सेस में जो इंटरस्टिशियल टिश्यू के पास जो लिक्विड होता है उसको वापस करना, रिटर्निंग एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टिंग एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टिनल रीजन। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई और विलाई, उस स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमारी विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसमें लिम्फेटिक वेसल होता है। जो लिम्फेटिक वेसल है वहां पे उसको हम लैक्टियल कह देते हैं। अब वो जो लैक्टियल होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर फूड में से फैट का एब्जॉर्प्शन करेगा और बॉडी के अंदर फैट का वो सर्कुलेशन करेगा। एक तो ये काम हो गया प्राइमरी, और दूसरा उसी के साथ एक काम और भी होता है, हमारी जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें से बहुत सारा प्लाज्मा लीक आउट हो जाता है कैपिलरीज के पास। अब जो कैपिलरी है, टिश्यूज है, वहां पर बहुत सारा प्लाज्मा अगर लीक हो जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में जो कंटेंट है, पूरा वॉल्यूम है, वो कम हो जाएगा। इसीलिए पूरे के पूरे जो प्लाज्मा जो लीक हो जाता है टिश्यूज के पास उसको बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो मैट्रिक्स का काम करता है। एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसी चीज को वापस लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर एंट्री कराकर ब्लड स्ट्रीम को वापस करते हैं। इस हिसाब से मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 1B बनेगा। 173 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 174 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड, ब्लड की कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग करवाने के लिए या फिर ब्लड का कोएगुलेशन कराने के लिए। आरबीसीज जो है वो ब्लड में काम करते हैं ऑक्सीजन गैस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, WBC हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम और मैक्रोफेजिक एक्टिविटी करते हैं। थ्रोम्बोसाइट जो है वो हमारे पास है, मौजूद है, और यही काम करता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। 174 ऑप्शन डी जाएगा। 175 पूछ रहा है, मिस मैच पूछ रहा है, रॉन्ग जो मैच होगा वो बताना होगा। लेफ्ट एट्रियम जो चेंबर है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन। तो ये अपने आप में सही है, 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से आता है, 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से आता है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाता है। राइट वेंट्रिकल जो होगा वो पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ये भी सही है। अच्छा, हमारे बॉडी का जो राइट साइड होता है पूरी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड है, जो लेफ्ट साइड होगा मतलब हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड है। यहां बात कर रहा है राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड पंप करेगा कहां पर? लंग्स के पास, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। वो बात अपने आप में सही है क्योंकि हार्ट से ओरिजिनेट करने वाली ब्लड वेसल है तो वो हमेशा आर्टरी होगा, वो सही है। राइट एट्रियम रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे मैंने बताया राइट वाला जो साइड है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड है, बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से आता है।
तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और 175 का मिसमैच होगा ऑप्शन सी। डी पढ़ लेते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द बॉडी थ्रू आयोटा, ये भी अपने आप में सही है। जो मिसमैच है 175 का सी होगा। क्वेश्चन 176 पूछ रहा है हमसे, सेलेक्ट द ऑर्गन दैट हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट अदर देन किडनी, लंग्स एंड लीवर। अच्छा, किडनी, लंग्स और लीवर के अलावा और कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो वेस्ट को रिमूवल में हेल्प करता है? पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आएगा, वो नहीं। एड्रिनल ग्लैंड जो है रेगुलेशन करता है। हार्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन करेगा, ब्लड को पंप करेगा। स्किन, हमारी जो स्किन होती है वो स्किन वेस्ट का रिमूवल करती है। अब कैसे करता है? स्किन में दो प्रकार की ग्लैंड होती है, एक होता है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, एक हमारे पास मौजूद है स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना बाहर आता है, और एक होता है सेबेशियस ग्लैंड जिससे कि सीबम बाहर आता है। सीबम मतलब ऑयल, ठीक है। अब जो सीबम आएगा वो ऑयल रिलीज करेगा, स्टेरॉल रिलीज करेगा, ठीक है, स्टेरॉल्स, वैक्स, हाइड्रोकार्बन वगैरह वगैरह, ये सारे एक प्रकार के वेस्ट हैं। स्वेट से क्या आता है? स्वेट से आता है NaCl, मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिया आ जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड आएगा, लैक्टिक एसिड, तो ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्किन से भी मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल होता है। तो 176 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 177 हमसे मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, यूरेमिया क्या होता है? यूरेमिया जब हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम यूरेमिया कह देते हैं। कीटोन यूरिया क्या है? यूरिन में बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन होना, अगर यूरिन में बहुत ज्यादा कीटोन बाहर आता है तो। ग्लाइकोस यूरिया कब होता है? जब ग्लूकोज आना शुरू हो जाए, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस के कंडीशन पे। रिलीज ऑफ यूरिन, यूरिन का बाहर पास करने को मिक्चुरेशन बोला जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, ये कैसे होगा? हेलनेस लूप के थ्रू होगा। तो ये मेरा मैच बन रहा है। पी का जा रहा है 5, पी का 5 एक ही ऑप्शन है, सीधा 177 का ऑप्शन ए हम मार्क करेंगे। Q2 हाँ ठीक है, बाकी सब सही। 177 का ऑप्शन ए जाएगा। 178 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का पार्ट क्या नहीं है? ग्लोमेरुलस है, PCT है, DCT है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं है। क्यों नहीं? इसके पीछे रीजन बताता हूं। हमारे पास ये बोमन्स कप हो गया, PCT हो गया, लूप ऑफ हिनले हो गया, DCT हो गया, और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन आता है, ये लास्ट का जो पोर्शन है कलेक्टिंग डक्ट, ये कोई एक रीनल ट्यूब्यूल या एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बल्कि इसी में अलग अलग जगह के बहुत सारे DCT आकर एक साथ यूनाइट करते हैं और उससे कलेक्टिवली ट्यूब बनती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसीलिए ये 178 का ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि ये जो है नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। 179 की बात करते हैं, एन इंडिविजुअल विद AB ब्लड ग्रुप। अभी कोई एक पर्सन है जिसके पास ब्लड ग्रुप AB है, कैन नॉट डोनेट हिज ब्लड टू द पेशेंट हैविंग B ब्लड ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट? अच्छा, जो AB ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, वो अपना ब्लड बहुत सारे लोगों से ले सकते हैं बट दे नहीं सकते। क्यों नहीं? उसके पीछे रीजन बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ AB ब्लड ग्रुप की, तो AB ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन 2 होंगे। इनके पास एंटीजन 2 है, एक एंटीजन A है और दूसरा एंटीजन B है। यानी AB ब्लड ग्रुप के RBC पर आपको एंटीजन 2 मिलेगा, A और B। हमारा क्वेश्चन कह रहा है B ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को। मान लो कोई पेशेंट है मेरे पास, उसका ब्लड ग्रुप B है, तो जिसका ब्लड ग्रुप B होगा उसके RBC के ऊपर आपको एंटीजन मिलेगा। ब्लड ग्रुप B पर RBC पे आपको एंटीजन मिलेगा B, और एंटीबॉडी क्या मिलेगा? प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो आपको मिलेगा उसका अपोजिट, यानी कि A। अब ध्यान से देखना है कि जिसका ब्लड ग्रुप B है उसके पास एंटीबॉडी A है, तो A एंटीबॉडी A एंटीजन को मार देगा, इसलिए AB वाला जो ब्लड ग्रुप है वो B वाले को नहीं दे पाएगा। अब ऑप्शन के साथ चलते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी B इन पेशेंट, नहीं, पेशेंट के पास एंटीबॉडी B नहीं है। लैक ऑफ एंटीबॉडी B इन पेशेंट, वो भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी A, ये हमारा स्टेटमेंट सही जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी A, क्योंकि पेशेंट B के पास एंटीबॉडी A मौजूद है तो AB ब्लड ग्रुप उसको नहीं दिया जा सकता, वरना एंटीजन A जो है उसको किल कर दे। तो इसलिए 179 का ऑप्शन सी बैठेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 180, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है हमसे। अमोनोटेलिज्म जो है, अमोनोटेलिज्म अमोनिया रिलीज करने वाला ऑर्गेनिज्म बोनीफिश, जितने भी बोनीफिश हैं वो अमोनिया रिलीज करेंगे। फ्लेम सेल्स ये जो है एम्फिऑक्सस के पास होता है। लैंड स्नेल्स मोलस्क की जो फैमिली होती है उसके अंदर मेरे पास जो है यूरिक एसिड रिलीज होगा, यूरिकोटेलिज्म। और मैरीन फिश में कौन आते हैं? कार्टिलेज वाले। कार्टिलेज जो मछलियां होती हैं उसके अंदर यूरियोटेलिज्म देखने को मिलता है, यूरिया रिलीज करते हैं। तो इस हिसाब से A का 3 बन रहा है, B का 1, C का हो गया 4 और D का हो गया 2। तो ऑप्शन A जाएगा, 180 का ऑप्शन A। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।